मेरे स्टॉक मार्केट में एक गुरु है विजय केडिया जी। उनकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो हमेशा बोलते हैं कि अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो रेजोनेट करता हूँ। मेरे डैड अच्छे ट्रेडर तो है ही, अच्छे इंसान भी है, और इसीलिए एक फेज़ ऐसा भी आया था हमारे लाइफ में जहाँ थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। बट जब आप अच्छे इंसान होते हो तो आपके पास कोई ना कोई लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो मेरी एजुकेशन में एक फेज़ ऐसा आया था जहाँ पे शायद मुझे कुछ फॉरेन डिग्रीज़ लेनी थी, एफआरएम और कुछ और डिग्रीज़ करनी थी, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव थे। तो मेरे मामा और मेरी मासी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को उस समय। मैं पूना में उनके साथ ही रहता था। तो ये जो जर्नी हुई, ये काफ़ी हद तक मैं आपको बोल सकती हूँ मेरी जर्नी एक स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी है। उतनी ड्रामेटिक नहीं है क्योंकि मैं स्लम्स में नहीं था और ओवरनाइट मिलियनेयर भी नहीं बना। बट जैसे वो मूवी आई थी एक स्लम डॉग मिलियनेयर में, उसमें आप देखोगे कि उस बच्चे के लाइफ में जो-जो इंसिडेंट हुए थे, वही उसे हॉट सीट में उसके क्वेश्चन्स आए। और मेरे लाइफ में भी वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत अर्ली एजेस में स्टॉक मार्केट देखा। इनफैक्ट आज भी हमारे जो डिनर टेबल है, उस पे डिस्कशन चलते हैं। मेरी 5 साल की बेटी, मेरी 10 साल की बेटी, वो काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट का जानती है। मेरा एक 4 साल का भांजा है, उसे चार्ट्स देखना आता है। सो इट हैज़ बिकम वेरी नेचुरल घर में ये डिस्कशंस, ठीक है? तो उसी के कारण ये जर्नी बहुत ईज़ी रही मेरे लिए। मैंने कभी कोई बड़ा लॉस नहीं किया, और मैं बहुत अगेंस्ट हूँ ये जो कल्ट या एक कल्चर बन गया है अभी, कि स्टॉक मार्केट बोले तो यू हैव टू गो बिग, आपको एक बड़ा लॉस होना ज़रूरी है या एक बड़ा लॉस हो जाना इज़ वेरी ओके। क्योंकि इतने स्टोरीज़ आप देख रहे हो, इतनी सोशल मीडिया में स्टोरी है कि मैंने इतना बड़ा लॉस किया, मेरे घर बिक गया था, मेरा मम्मी की ज्वेलरीज बिक गई थी, मेरे डैड की एफडी तोड़नी पड़ी, या फिर मेरे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये बहुत न्यू नॉर्मल बन गया है। एंड लोगों को जो भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है उसको लग रहा है कि अरे ये हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। बट दैट इज ओनली एंड ओनली 1% ऑफ द पीपल जो बाउंस बैक कर पाए। हर आदमी बाउंस बैक नहीं कर पाता है। एंड हम उन 1% को आइडलाइज करके हम सोच रहे हैं कि हम भी बाउंस बैक कर लेंगे। लेकिन 95-97% लोग हैं जो बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लॉस देते हैं और उनकी लाइफ सैटर्ड हो जाती है। तो हमें ये नहीं हमेशा कभी भी ऐसा सोचना चाहिए कि इट इज़ ओके टू गिव लॉसेस। अगेन कमिंग बैक, कि मेरे डैड की जो लर्निंग्स रही, जब मैं सीए कर रहा था तो मैं एजुकेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस इन लॉ और एफआरए में हूँ। तो ये सारी डिग्रीज भी मेरे डैड ने मेरे को बोली कि कर लो, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो यू शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपको या तो आईआईटी आईएम्स होना चाहिए या आपको प्रॉपर डिग्रीज होनी चाहिए, तब आपको जॉब मिलेगी। उस समय जब मैं 2008 में सीए बना, उस समय इतना स्टॉक मार्केट का कल्ट नहीं था। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन बाहर अवेलेबल नहीं थी, और द बेस्ट वे कि आप इंस्टीट्यूशन में काम करो और इंस्टीट्यूशन में आप वो नॉलेज गेन करो और देन यू स्टार्ट योर ओन समथिंग। सो दैट वाज माय जर्नी एंड इट वाज वेरी इजी बिकॉज़ मैंने मेरा करियर ही स्टार्ट एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में किया इंस्टीट्यूशन में, जहाँ हम बहुत काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल फंड्स एंड इंडियन फंड्स मैनेज कर रहे थे। मैं एज़ अ असिस्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ पे जॉब कर रहा था। वो जॉब मिलना इटसेल्फ वाज लाइक एक स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी, क्योंकि मैं पास हुआ 2008 में। आप बोल सकते हो वर्स्ट ईयर था किसी के लिए भी पास होने के लिए फाइनेंस इंडस्ट्री में। जिस कंपनी में मेरे को जॉब करनी थी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। आप सोचो अगर मैं आपको बोलूँ कि कल एचडीएफसी बैंक बैंकरप्ट हो जाए, आपको विश्वास नहीं होगा। उससे बड़ी बैंक अमेरिका की लेमन ब्रदर्स, वो बंद हो गई ओवरनाइट। उसके लॉसेस इतने थे कि वो बंद हो गई, ठीक है? एंड वो मेरी ड्रीम कंपनी थी। बाकी अदर जो ड्रीम कंपनीज थी उनमें उन्होंने जॉब देना बंद कर दिया था। बट जब मैं सीए कर रहा था तो मेरे डैड ने मेरे को ये बताया कि तू इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा कर। एंड आप मानोगे नहीं, 700 जनों के इंटरव्यू में सिर्फ 7 जन सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं था। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा था वो काफ़ी काम आया। मुझे अच्छे से याद है, ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उस समय काफ़ी छोटी थी, 23,000 करोड़ के करीब का एयूएम था। तो मैंने मेरी स्टार्ट ही लाइन ऐसे की कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ 23,000 करोड़ के एयूएम पे खड़ी है। एंड 20 जन उस जीडी डिस्कशन में थे, ग्रुप डिस्कशन में। उसमें से सिर्फ मैं एक सेलेक्ट हो पाया, क्योंकि मेरे पास इतने सारे डेटा पॉइंट्स थे बोलने के लिए। बाकी सब तो ऐसे बोल रहे थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स होते हैं। मैं सारे डेटा पॉइंट्स बोल रहा था। वो सारे डेटा पॉइंट्स कहाँ से आए? क्योंकि मेरी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की हैबिट थी। उस समय ऑब्वियसली वो येलो पेपर जो होता था, पिंक पेपर जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आज आज शायद उतना रिलेवेंस नहीं रहा, क्योंकि ट्विटर और आपके बाकी मीडियम्स ऑफ नॉलेज बहुत हो गए हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मेरी लर्निंग क्या रही स्टॉक मार्केट में। मैंने दोनों साइड काम किया है, इंस्टीट्यूशन साइड में और रिटेल साइड में। हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस के पास
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो एक डिफरेंस है इंस्टीट्यूशन के पास वो है डिसिप्लिन। अगर मैं रिटेलर की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट जो होता है संक कॉस्ट का, वो रिटेलर्स को समझता नहीं है। और मैंने भी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हार्ड वे सीखा। 2010 में मैं जब जॉब कर रहा था, गोल्ड ने पहली बार $1000 का बैरियर ब्रेक किया। ऑब्वियसली जैसे सब ट्रेडर्स होते हैं, कोई चीज़ हाई पर है तो मैंने भी उसे बेच दिया। बेचने के बाद वो और ऊपर गया, $1050 चला गया था, तो $50 मेरे लॉस में था। आरएमएस जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है ऑफिस में, वहाँ से फ़ोन आया मेरे बॉस के पास। मेरे बॉस ने मेरे को फ़ोन किया, बोला आशीष तेरी ये पोजीशन है, इसको काट। मैं बोला सर ये लॉस हो रहा है। उसने बोला पहले काट, फिर मेरे केबिन में आके बात कर। तो मैंने वो पोजीशन काटी एंड मैं उनके केबिन में गया। तो उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाया संक कॉस्ट उस दिन, एंड वो जो कॉन्सेप्ट है उसने मेरी ट्रेडिंग चेंज कर दी। एंड ये जो कॉन्सेप्ट होता है संक कॉस्ट का, ये सारे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, इनको ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली ये होता क्या है। आपने जब भी कोई पोजीशन ली 100 रुपए की और वो 90 हो गई, तो वो अब जो 10 रुपए है वो ऑलरेडी अब आपके संक कॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट अब उसको फेयर वैल्यू 90 ही दे रहा है। अब आप उसमें कितना ही रो लो, कूद लो, नाच लो, वो 100 रुपए नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो जो 10 रुपए हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन काट लो या आप बैठे रहो। मुझे लगता है ये जो वर्ड स्टॉप लॉस है ये इटसेल्फ इज़ वेरी रॉन्ग। हम एज अ फाइनेंस पूरे जो फर्टिनिटी है उसे इस वर्ड को चेंज करके इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस इस वर्ड को बना देना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। जब आप 90 पे निकल रहे हो, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हो जाता है कि अरे मेरा लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस, हमारा एक लॉस एवर्जन का एक नेचर है, ह्यूमन बेसिक साइकोलॉजी है। बट जब आप 90 पे एग्जिट कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप 90 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो 80 हो जाता है तो आप 80 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो 60 हो जाएगा कल तो आप 60 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाना चाहूँ, समझ लो आपने एक बिजनेस ट्रिप प्लान किया चाइना में, वुहान में। आपने बिजनेस ट्रिप प्लान किया, आपने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया उस ट्रिप पे, अपने ट्रैवल एजेंट को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया या एनईएफटी ट्रांसफर कर दिया, और उस ट्रिप से आपको 2 लाख रुपए का फायदा होने वाला था। बट अचानक से कोविड की न्यूज़ आ गई। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप उस ट्रिप कैंसिल कर दो या आप चले जाओ चाइना वुहान, जहाँ पे कोविड फैला हुआ है। ठीक है, समझ लो ये 2020 की बात है। आपने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, उसने बोला 5,000 रुपये कटेंगे, 95,000 रुपीज़ मैं रिफंड कर दूंगा। आप सोच रहे हो शायद 1 दिन का न्यूज़ है, ये कल ठीक ठंडा हो जाएगा, और आप बोलते हो नहीं आई विल टेक अ डिसीजन 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जो वायरस है वो और स्प्रेड हो गया है। अब आपने एजेंट को फ़ोन किया, वो बोलता है मैं 80,000 ही दूंगा। अब आपको लग रहा है कि कल तो 5,000 कट रहे थे, आज 20,000 कट रहे हैं, अब मेरा लॉस 20,000 का है। एंड तब आप बोलते हो यार अब 20,000 का लॉस मैं कैसे बेयर करूँ। आप 2 दिन और वेट करते हो, अब वो लॉस हो गया है। अब उसके ट्रैवल एजेंट अब आपको सिर्फ 60,000 ही देना चाह रहा है, तो अब आपका लॉस हो गया 40,000। अभी भी आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप वो 60,000 ले लो या आप वो ट्रैवल करने चले जाओ। वो अगर आप ट्रैवल करने जाते हो तो आपके रिस्क ऑफ लाइफ भी हो जाएगी। सो यही लाइफ अगर हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अ डिसीजन। कोई भी रैशनल आदमी वहाँ नहीं जाएगा। बट हम जब ट्रेडिंग में देखते हैं, जो कि बिहेवियरल साइंस का एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब हम विथ रिगार्ड्स टू मनी हम उतने रैशनल नहीं है जितना हम अपने आप को समझते हैं। हम बिहेवियरल फाइनेंस ये बोलता है कि हम काफ़ी रैशनल है व्हेन इट कम्स टू मनी। ठीक है, एंड इसे हम साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बोलते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो 100 रुपये आपका गेन हो रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल 100 रुपये लॉस के बराबर नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप समझ लो आप कहीं ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो और ऑटो वाले ने आपसे 10 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लिए या 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, इट माइट स्पॉइल योर इवन 1 आवर और इवन मोर। अगर आप यू विल फील चीटेड। बट अगर आपको रास्ते पे 500 रुपये का नोट भी मिल जाए ना, वो शायद 10 मिनट भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा। तो जब लॉस होता है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और हमसे वो काटा नहीं जाता है। सो ये जब आप जिस दिन या जिस आदमी ने भी स्टॉक मार्केट में लॉस लेना सीख लिया, फॉर हिम इट इज़ द, उस दिन से वो उसने पैसा कमाना सीख लिया है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो लॉस नहीं ले पाते हैं, और इंस्टीट्यूशन में आपको लॉस लेना पड़ता है क्योंकि आपके सर पे आपका बॉस बैठा है। आप नहीं पोजीशन कट करोगे, मैं उस दिन पोजीशन नहीं कट करता जो गोल्ड की मेरी पोजीशन थी, तो मेरा बॉस कट कर देता। अगर वो भी नहीं कट कर पाता तो आरएमएस से ऑटोमेटिकली कट हो जाता। तो एक सिस्टम रहता है, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस पैसा बना पाते हैं, और इसीलिए जो आपके रिटेलर्स है वो पैसा नहीं बना पाते। या जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो एक डिस्क्लेमर आता है कि 95% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी। ऐसा नहीं है कि 95% लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है या उनको नॉलेज नहीं है। और एक और स्टडी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बोला गया था स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पैसे लूज करते हैं वो पीपल है जो कि प्रोफेशनल पीपल है, जो कि डॉक्टर्स और
CPAs, जो कि इंडियन टू कंपेयर टू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे बोलते हैं, जो कि मैं भी हूँ। क्यों वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं? क्योंकि उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है। दे आर द अथॉरिटी। ऑफिस में वो अथॉरिटी रहते हैं, क्लाइंट के सामने वो अथॉरिटी रहते हैं, सोसाइटी में वो अथॉरिटी रहते हैं। जनरली आप डॉक्टर के सामने जाके बहस नहीं करते हो कि मेरे को पैरासीटामोल 650 वाला क्यों दे रहे हो, 500 वाला क्यों नहीं दे रहे हो। आप बाकी सब प्रोफेशन के सामने बहस कर लोगे जाके, कि क्लाइंट बहस कर लेगा। या सीए के सामने आप कभी जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरा टैक्स इतना क्यों हो रहा है, इतना कम क्यों नहीं हो रहा है। जो भी सीए या डॉक्टर बोलता है आप उसे सुन लेते हो। तो उनको एक आदत हो जाती है ऑफ एलिवेटेड ईगो, एंड इसीलिए दे आर द पीपल। ये यूएस की स्टडी है और इसीलिए ये पीपल है जो सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो आपको जब स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। आपको यू आर बी ओके टू हैव लॉसेस एंड यू शुड बी वेरी ओके टू कंसिडर योरसेल्फ रॉन्ग। जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स है उनके भी 50% से ज़्यादा ट्रेड सही नहीं जाते, बट ये है कि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल रहता है। उनके 3 या 4 टाइम्स रिवॉर्ड होता है कंपेयर टू ₹1 का रिस्क, एंड दे आर वेरी गुड विथ रिस्क मैनेजमेंट। अगर एज अ ट्रेडर, अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, तो जो हम एक कॉन्सेप्ट होता है KRA, जिसे हम बोलते हैं की रिस्पॉन्सिबल एरियाज कॉर्पोरेट में, तो जो ट्रेडर है उसका जो KRA है दैट इज ओनली एंड ओनली ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपका ऑर्डर पंच करना KRA नहीं है, आपका KRA जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपका वही KRA सही नहीं है, जो आपका की एरिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वही अगर सही नहीं है, देन यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। एंड टू बिकम अ गुड ट्रेडर यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन द KRA। कमिंग बैक, जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, संक कॉस्ट फैलेसी, जिसे हम लॉस वाला भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये संक कॉस्ट फैलेसी सिर्फ रिटेलर्स के साथ या छोटे ट्रेडर्स के साथ ही होती है। इस फैलेसी का एक और अच्छा बड़ा नाम भी है, जिसे हम बोलते हैं कॉनकॉर्ड फैलेसी। कॉनकॉर्ड फैलेसी क्या है? कॉनकॉर्ड एक प्लेन बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर। वो प्लेन काफ़ी पहले उनको समझ में आ गया था कि कमर्शियली वाइबल नहीं है इस प्लेन को उड़ाना, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड था बट उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग रहा था। बट फिर भी उन गवर्नमेंट्स ने उस जो डिसीजन है उस पे बैड मनी पे और गुड मनी डालते गए और गुड मनी डालते गए, और वो प्रोजेक्ट पे और उन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट पूरा फेल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ से और सिर्फ रिटेलर्स गलत करते हैं या इस फैलेसी के शिकार होते हैं, इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स भी हो जाती है। बट एज अ ट्रेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस संक कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे बहुत अच्छे से सीखे। एक बार जो प्राइस, और एक बार ये मेरे बॉस ने बोला था कि एक बार जो प्राइस और एक बार आदमी चला गया वो वापस नहीं आता। तो वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और उसके बाद वो ₹100 का प्राइस 90 आ गया है, तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस नहीं आएगा। इट इज़ बेटर कि आप उसमें लॉस बुक करो और उससे एग्जिट करो। मैं अगर मेरी जर्नी को समराइज़ करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत फॉर्च्यूनेट था कि मैं एक ऐसे फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे स्टॉक मार्केट इज़ वेरी नॉर्मल कल्चर, ठीक है। और मुझे बहुत अर्ली, मैंने मेरा करियर के स्टार्ट में ही मैंने प्रॉप साइड से स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरे को एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखने मिली। हमारे काफ़ी ट्रेनर्स जो थे उस ज़माने में 2008 में यूएस से और सिंगापुर से आते थे, और उसके बाद मैंने रिटेल साइड में काम किया। रिटेल साइड में भी अगर मैं बताऊँ तो मैंने 2008 में जब काम कर रहा था तभी मेरे डैड ने मुझे बताया, समझा दिया था कि आशीष कंप्यूटर्स पे फोकस करो, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। एंड 2011 में हमने एक कंपनी बना दी थी जो एल्गो ट्रेडिंग में स्पेशलाइज करती है, और उसका फ़ायदा आज हमें 2023 में मिल रहा है, क्योंकि अब एल्गो ट्रेडिंग का एक कल्ट बन गया है। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में हमारी ऑलरेडी एक अच्छी खासी ग्रिप बनी हुई है हमारी कंपनी की। अगर मैं एज कुछ आपको टेकअवेज या पॉइंट्स देना चाहूँ, तो आप एज अ ट्रेडर जो आपको की चेंजेस करने हैं आपके लाइफ में, वो एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यू शुड बी वेरी ओके टू हैव स्टॉप लॉसेस। आप स्टॉप लॉसेस को जिस दिन अपना फ्रेंड बना लोगे उस दिन प्रॉफिट अपने आप आने लग जाएगा। स्टॉक मार्केट का एक जो प्रॉब्लम है रिटेलर्स का, वो स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग डेस्क या एज अ वन नाइट स्टैंड या एक बैंकॉक के ट्रिप के जैसे लेते हैं कि मैं बस आज पैसे बना लूँ, आज मैं यहाँ से पैसे कमा लूँ और आई एम सॉर्टेड। आप ये मत सोचो कि ये आपका एक वन नाइट स्टैंड या एक शॉर्ट ट्रिप ऑफ गोवा या बैंकॉक है। आप सोचो कि आप स्टॉक मार्केट के लिए आए हो 20 साल 30 साल के करियर के लिए। आप एक स्टॉक मार्केट से आपकी शादी हो रही है, और जब आप उस माइंडसेट से आओगे तो आपका गेम प्लान बहुत चेंज हो जाएगा। आपको एक आधा स्टॉप लॉस विल नेवर गोना हर्ट यू, क्योंकि हो सकता है एक स्टॉप लॉस लग भी गया, 30 साल के करियर में आपके काफ़ी स्टॉप लॉसेस बचेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको 30 साल का मैराथन दौड़ना है यहाँ पर, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे कोई भी गलतियाँ मत करो जहाँ आपका सारा कुछ उड़ जाए, आपके घर बिक जाए, या आपका ऐसा कंडीशन हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओ। आप ऑल इन कभी भी मत खेलो, एंड ऑलवेज
have a second source of income. Stock market is a wonderful tool for wealth creation, but it is not a tool for income generation. तो आप बहुत बड़ी वेल्थ यहाँ से बना सकते हो, बट इनकम जनरेशन के लिए आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. ये भी मेरे डैड ने मुझे काफ़ी अच्छे से सिखाया. एंड 2008 से अभी तक मैंने हमेशा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमेशा मेरे लाइफ में रखा है, जो कि आज भी अगर मैं स्टॉक मार्केट देखूँ तो विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स माई 90% ऑफ माई इनकम, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10% ऑफ द जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है दैट गिव्स मी माई सेफ्टी नेट. एंड उस सेफ्टी नेट के बदौलत मैं एक बड़ा जंप लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हुआ वो तो है ही. तो हमेशा आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रखो आपका स्टॉक मार्केट में, एंड स्लोली गो फॉर इट. आप एक बर्नआउट मत हो, जो आज एक कल्चर हो गया कि आप स्टॉक मार्केट में बर्नआउट हो जाओ एंड देन यू विल बी एबल टू बाउंस बैक. वो सिर्फ 2% लोग ही कर पाते हैं. 98% का बाउंस बैक या रिस्टार्ट नहीं हो पाता है. तो वो कल्चर या वो जो फीलिंग है दैट इज़ वेरी रॉन्ग. आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस मार्केट में यू शुड बी स्टेइंग हियर. आपको टिके रहना है, कितना भी खराब पिच हो जाए. तो आपको जो इनिंग्स खेलनी है आपकी, वो शायद राहुल द्रविड़ वाली इनिंग्स खेलनी है, वीरेंद्र सहवाग वाली.